नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थर्ड ग्रेड लेवल 1 जो पिछली जो परीक्षा लगी थी 2022-23 वाली, उसका पेपर हम संपूर्ण हल करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जो आगामी जो परीक्षा आपकी लगेगी 2026 जनवरी के अंदर, उसमें आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये पेपर आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आप जो तैयारी करते हो, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, उनका पता लग सके कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो क्या वास्तव में वही पेपर में छपेगी या फिर आप एक गलत दिशा में पढ़ रहे हो। तो संपूर्ण पेपर को जरूर देखना है और इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे आपकी L1 की जो परीक्षा होने वाली है कि कहाँ से पेपर बनेगा, किस प्रकार से प्रश्न है वो आने वाले हैं। उससे पहले अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी आप जरूर जुड़ सकते हो। पेपर वहाँ पे मैं ये डालने वाला। देखिए साथियों, हम शुरू करते हैं। पिछली जो विगत परीक्षा है आपकी थर्ड ग्रेड, उसका ये पेपर है। तो इसमें हम शुरू करें इस पेपर को। इस प्रकार से पेपर मिलता है और अपना पहला प्रश्न ये रहता है। देखो, पेपर करने का हमारा औचित्य क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पेपर करने से हमें ये पता चलता है कि भाई किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। किसी भी कोचिंग से जुड़ते हो आप, किसी अध्यापक से जुड़ते हो, या कोई आप कंटेंट पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, कि भी आप इस तरीके के नोट्स पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज़ का आपको पता चलता है। और खास करके जो RSS भी जो बोर्ड है, उसका आपने पैटर्न देखा होगा पिछले परीक्षाओं में कि इसमें वही प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो पिछले परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, देखो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। अब हमें इस प्रश्न से क्या मिलता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो या ना पढ़ो, तो यहाँ पे हमें जो वन रिपोर्ट जो है ना, वन रिपोर्ट, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वन रिपोर्ट हमें हर हाल में पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न इससे जरूर छपेगा, एक तो पक्का ही छपेगा, इससे 2 प्रश्न भी छप जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नई वन रिपोर्ट हमें पढ़नी है। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो आरक्षित वन होते हैं, सुरक्षित वन भी होते हैं और अवर्गीकृत भी होते हैं, लेकिन कौन से नहीं होते? अनारक्षित वन नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न से ये देखना है हमें कि वन रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। जितने भी आप पेपर देखोगे, मैं सभी पेपर करवा दूँ, उसमें ये प्रश्न जरूर मिलेगा। उसके बाद में हम देखें 2 नंबर प्रश्न आता है अपना कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है। तो मंदिर से एक प्रश्न जरूर आता है, कला संस्कृति का ये टॉपिक है और अपना जो मंदिर वाला जो टॉपिक है आपके लिए प्रमुख रूप से होता है और जरूर प्रत्येक एग्जाम में, रीट में ही नहीं, ये कोई भी आप एग्जाम देने बैठते हो तो जरूर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या रहता है कि भोज परमार ने क्या करवाया था, आपका जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका निर्माण है करवाया है। ठीक है। मजा आ रहा होगा पेपर को देख करके और आपको पता लग रहा होगा भी ये पेपर छप रहा है। हम पूरा एनालिसिस करने वाले, दो देखें, देखो दोनों टॉपिक पढ़ने जरूर है। वन रिपोर्ट हर हाल में पढ़नी है, किसी से प्रश्न कहीं से आए ना आए, लेकिन आएगा। मंदिर जरूर पढ़ने हैं। राजस्थान, एक और चीज देखना, वही मंदिर इसमें पूछा है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया, कोई अलग मंदिर नहीं पूछा। राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सो हरजस काई है, ये पूछा है कि जो आपकी राजस्थान लोक साहित्य के अंदर है, तो कहीं है, ये पूछा है, ये चीज़ जो आपको साहित्य दे रखा है। ठीक है। इसमें पूछा है कि भी लोक गाथा है या पावड़ा है या ख्याल है, लोकगति, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो क्या है, ये राजस्थान के अंदर प्रश्न है। ठीक है। और हमें भी पता है कि ख्याल है, जो लोकगीत है, पावड़े हैं, लोक गाथा, इनसे प्रश्न आते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न के अंदर डी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है ये? एक लोकगीत है। ठीक। क्या है? लोकगीत। हरजस पूछा है हमसे, राजस्थान के अंदर लिखा है ना प्रश्न, इसमें ये कहना चाह रहा है राजस्थान के अंदर कि भाई हरजस जो है ना, हरजस ये क्या है, कि भाई ख्याल का प्रकार है या लोकगीत का प्रकार है या एक प्रकार का पावड़ा है या एक प्रकार की लोक गाथा है। तो क्या है? हरजस एक प्रकार का गीत है। कौन सा? लोकगीत है। तो लोकगीत से प्रश्न आपके छपने वाला है। और एक चीज देखना आप, ये हरजस इस परीक्षा में नहीं पूछा गया है, बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इस चीज का भी गौर करना। मैं ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 150 प्रश्न में आपके 130 के लगभग ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और आप क्या करते हो, सभी इन 20 प्रश्नों के पीछे भागते हो जो नए बनते हैं या थोड़े से टिपिकल रहते हैं। तो इन 20 प्रश्नों के बजाय इन 130 प्रश्न के पीछे भागें आप, और 130 में से अगर आप 110-15 प्रश्न लगा देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं चंबल बेसिन के
खंड भूमि को क्या कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहा है थोड़ी बहुत वो जरूर इसका उत्तर दे देगा। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है? आपकी अवनालिकाएं। क्या है? अवनालिकाएं। तो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो आपकी ये नदियों से प्रश्न हो गया। कितना आसान प्रश्न बना है। हम याद करके चलते हैं कौन सी नदी किस जिले को पार कर रही है, कौन कौन से स्थल है इसके किनारे, इनमें फंस के रह जाते हैं। और प्रश्न आया है आसान से। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनावासु आख्यान काव्य कौन लिखियो है? तो राजस्थानी के अंदर आप पूछने चाहो अपन है कि भी रामायण ने राजस्थानी के अंदर जो राम कथा के आधार पर है वह कण लिखिए, या प्रश्न के अंदर अपन पूछनी चाहे तो अपन लेखक को नाम है वह बताना है। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न में आप उत्तर के हो जाओगे सी ऑप्शन है, मेहोजी गोदारा हो जाओगे। ठीक है, तो आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य आप पढ़ते हो, बहुत सारे ग्रंथ आप पढ़ लेते हो, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो रेगुलर पूछे जाते हैं उन्हीं को आप बार बार पढ़ें, वो ज़्यादा आपके लिए कारगर होते हैं। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। कृषि को हम बहुत डीप में लेकर के जाते हैं, लेकिन प्रश्न क्या आया है? वालर कृषि का प्रकार पूछा है। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से हमें बताना है। तो कृषि से भी क्या आएगा? प्रश्न आएगा। लेकिन रीट के अंदर क्या रहता है? थर्ड ग्रेड की मेंस की मैं बात करता हूं, तो जैसे ग्राम सेवक में पूछा जाता है उस प्रकार से डीप प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है। ये आप ध्यान पे रखें। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्थानांतरित कृषि जो है वो होता है आपकी वालर कृषि का प्रकार है, वो हो जाएगा। तो कृषि से भी आएगा, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कृषि वाले टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा डीप घुसना नहीं है। किसी किताब में दिया हुआ है तो वो हो सकता है वीडियो के लिए या आरएस के लिए, या फिर आप बात करोगे फर्स्ट ग्रेड आपका जो है उसके लिए दिया हुआ हो, या फिर सेकंड ग्रेड के लिए वो मैटर दिया हो। क्योंकि कोई भी जो लेखक बुक लिखता है ज्योग्राफी की स्पेशल, अगर आप कहीं से लेकर के आते हो तो वो उसके दिमाग में सभी परीक्षाएं रहती है। उसका ये भी रहता है कि मेरे मार्केट के अंदर जो बुक जाएगी तो उसमें वो ये सभी को कवर करे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जो है वो कवर करे, उनकी बुक बिके। इसलिए बिकेगी केवल थर्ड ग्रेड के लिए नहीं बिकेगी उतनी ज़्यादा, लेकिन वो सभी के लिए उपयोगी हो तो वो जरूर बिकेगी। तो इस चक्कर में क्या है, आपको मीटर ज़्यादा भी मिल जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखना। आसान सा प्रश्न आया ना, वालर कृषि का प्रकार पूछा है, स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। उसके बाद में अपना 7 नंबर प्रश्न देखो क्या आता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब? ये तो वन वाला प्रश्न आया है। अब वन्य जीवों से आधारित प्रश्न आ गया, तो ये लागू कब हुआ ये हमसे पूछा है। 1972 में ये लागू हुआ है, जो कि अनगिनत बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार आप 7 प्रश्न मैंने करवाए हैं, आप एक बार अपने दिमाग से आप सोचना, या बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर आप देखना, उनमें देखना कि यही प्रश्न आपको मिलते हैं। तो अक्सर प्रश्न हमें नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में हमें प्रश्न लिखा है कि रामस्वरूप किसानरो कहानी सगेनी है। तो रामस्वरूप किसानरो कहानी पूछी हमसे भी कौन सी है? रामस्वरूप जो किसान की कहानी वह हमसे पूछी गई है। 8 नंबर प्रश्न है और इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो आपने एक चीज देखी है क्या? साहित्य से आपके 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो मेन आपको पढ़ने हैं। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को क्या कर दिया था? कम। कौन बना शासक? जहांगीर। और इसने बनते क्या किया कि राजस्थान के एक राजपूत शासक थे, उनका मनसब क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो कौन थे इस प्रकार के शासक? अपना 9 नंबर प्रश्न है, तो ये थे मानसिक का मनसब इन्होंने क्या कर दिया था? कम। ये प्रश्न भी अगर आप देखोगे राजस्थान इतिहास को जो आप पढ़ते हो, सबसे बड़ा यही टॉपिक रहता है या यही सब्जेक्ट रहता है जिसमें पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्राचीन जो राजस्थान है ना, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो प्राचीन की हम बात करते हैं ना, प्राचीन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें आपको मुख्य मुख्य चीज़ें याद करनी होती है। आपको डेट याद नहीं करनी होती है, कौन सा शासक कब शासक बना, किस प्रकार से वो उसकी सारी चीज़ें आप याद करके चलते हो, हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे हम मेवाड़ पढ़ते हैं तो मेवाड़ में हमें प्रताप को पढ़ना पड़ेगा, महाराणा प्रताप को पढ़ना पड़ेगा, महाराणा कुंभा को हमें पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से मेन जो शासक है ना उनको पढ़े, उनमें से जो चीज़ें मेन उन्हीं को आप देखें। ठीक है, ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? वो नहीं है। इसमें आपसे जाति पूछी है कि बोपे जो हैं, कालबिलिया हैं, बंजारे हैं, सरगड़े हैं, तो इनमें से जो फड़ का वाचन नहीं करते वो हमसे पूछा गया है।
तो कालबेलिया है वो फड़वाचन से संबंधित हैं, बिल्कुल हैं। सरगड़े भी करते हैं, बंजारे भी करते हैं, लेकिन बोपे जो है ना वो फड़ का वाचन नहीं करते। इसमें स्टिक ऑप्शन ये हो जाएगा इस प्रश्न से। तो जनजातियों से, आपकी जातियों से प्रश्न आ गया ये, लोक गायक जातियां है ना, उनसे ये प्रश्न बन गया। आसान सा प्रश्न बना है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली, अब हम क्या करते हैं डीप में जाके पढ़ते हैं ये वो, लेकिन यहाँ प्रश्न आसान सा इसमें पूछा है, स्वांग, रम्मत, ख्याल, ढाडी। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो ढाडी कहीं पे देखा है क्या? नहीं। ये होता है स्वांग, तो देखते हैं हम जो बनते हैं आपके, हनुमान जी बन जाते हैं, शिव जी बन जाते हैं, कि स्वांग धारण करते हैं, किसी ना किसी का रूप धारण करना। रमते के लिए तो हमें पता ही है, जैसलमेर और वगैरह इधर के बीकानेर में। ख्याल भी हमें पता है कि इनका जिक्र रहता है, पढ़ते हैं तब ये याद रह जाता है ना, ऐसे याद नहीं रहता है, लेकिन हम पढ़ते हैं कि इनका नाम आता है, लेकिन इस चीज़ का नाम नहीं आता है। तो आसान बन गया ना, लोक नाट्य शैलियों से प्रश्न आ गया। उसके बाद में जनगणना महत्वपूर्ण है। वन मैंने बताया कि भी महत्वपूर्ण है, वन्य जीव वाला टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है ये वाला। एक आपकी जनसंख्या हर परीक्षा में महत्वपूर्ण होती है, और आजकल 2 से 3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और ये आपको पढ़ना चाहिए। 4 या 5 पेज बनते हैं, या शॉर्ट बनाओगे तो 2 पेज में ये कंप्लीट हो जाती है। इसको आपको हर हाल में याद करना पड़ता है, प्रश्न कन्फर्म आएंगे। तो जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, तो वह क्या कहलाएगा? भाई 7 साल उम्र है, तो ये पूछ रहा है। आसान प्रश्न है, देखो हार्ड प्रश्न नहीं दिया इसमें, क्योंकि आप जो L1 से आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऊपर का पेपर नहीं बनता है। और ये अपना 13 नंबर प्रश्न है ना, तो 13 नंबर उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ कि क्या कह रहा है ये, जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तो किसी भाषा के समझने के साथ क्या कर सकता है? पढ़ लिख सकता है, और वह क्या कहलाएगा? ये हमसे पूछा गया है। कितना? 12 नंबर प्रश्न है ना, ये क्या कहलाएगा? सीधा आसान प्रश्न, साक्षात। ठीक है। जसनाती संप्रदाय, आप संत संप्रदाय पढ़ो तो जसनाती को जी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अग्नि नरते, इनकी जो पीठ है वो भी जरूर पढ़ना है, मुख्य मुख्य स्थल है ना, इनको जरूर पढ़ना है। प्रश्न पक्का आता है, एक प्रश्न पक्का था, इसको जरूर पढ़ना आप। ठीक है। तो जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, तो जसना जिसकी जो पीठ है ना, प्रधान पीठ बा पूछिए आपन की अब कठ है, तो कठ है 13 नंबर प्रश्न में, तो यह है अपनी कतरियासर के अंदर, कठ है कतरियासर। ठीक है। अब आप अगर इन प्रश्नों को देखते हो, 13 प्रश्नों को, आपने एक चीज महसूस की होगी कि ये प्रश्न सारे के सारे किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए, कोई नया प्रश्न नहीं बना इसमें। तो इस चीज से क्या सीख लोगे कि हमें वो प्रश्न ज्यादा निकालने जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है। अलग पकड़ने की कोशिश मत करना, वही प्रश्न पढ़ना जो हमसे बार बार पूछे गए। इस चीज को आप गौर करना। किसी के नोट्स पढ़ो, किसी कोई भी बुक पढ़ो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन PYQ आप जरूर लगाएं, ये आप ध्यान में करना। अब देखो, आप सभी को ये पता चल ही रहा है, और हमारा एप्लीकेशन भी है, ये भी आप सभी को पता है। तो हमने क्या कर रखा है, वहाँ पे एक आपके लिए एक टारगेट बैच सिलेक्शन के लिए एक लॉन्च कर रखा है। बहुत सारे साथी हमसे जुड़े भी हैं। इसमें क्या है इसके, तो जो ये टारगेट बैच है ना, ये लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर उन टॉपिक या उन सब्जेक्ट को शामिल किया है जो किस में पूछे जाएं, L1 में भी, और वो पूछे जाएं लेवल 2 में भी। जैसे राजस्थान जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर क्या है, तीनों में, तीनों जो सब्जेक्ट है वो लेवल 1 में भी पूछी जाते हैं और लेवल 2 में पूछी जाती हैं, तो इसलिए कॉमन बन गई। मनोविज्ञान भी कॉमन होती है, वही टॉपिक आपके L1 में है वही L2 के अंदर है, जितने % L1 में आएंगे उतनी L2 के अंदर आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक आपके कम समय को देखते हुए सिलेक्शन के जल्दी नज़दीक पहुंच जाओ, आपको कम मेहनत करनी पड़े, इसके लिए एक बैच लेकर के आ रखे हैं हमने। इसमें आपको नोट्स भी हम दे रहे हैं, हमने खुद तैयार करवाए। ठीक है, वो आपको मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स है, आराम से आप प्रिंट निकलवा सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई माथापच्ची नहीं करनी वीडियो देखने की। टॉपिक वाइज PYQ जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान जीके के पिछले 25 वर्षों के PYQ मैं कवर करवा दूंगा टॉपिक वाइज, पढ़ के जाना, प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा मनोविज्ञान, कंप्यूटर, शैक्षिक परिदृश्य के जितने भी प्रश्न पीछे पूछे गए वो सारे के सारे आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे, मजा आएगा। एक फुल लेंथ टेस्ट, लेवल 1 के लिए 15 फाइनल टेस्ट, सारे के सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, मजा आएगा पेपर दे करके, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर है। लेवल 2 के अंदर आपकी SST और साइंस मैथ के लिए भी 15 टेस्ट है, आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा। इस कोर्स में फ्री मिलेंगे ये, आप अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स देखो है अपना 499 रुपये का। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, PYQ टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं, वो भी 15, कोई भी नहीं देगा आपको, फुल लेंथ के और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है, और सभी टॉपिक वाइज PYQ
ये भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और साथ में हस्तलिखित नोट्स करना क्या, आपको केवल पढ़ना है और टेस्ट लगाने हैं बस। तो इन फुल लेंथ टेस्ट को आप अलग से भी ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 149 रुपये लगेंगे तब। लेकिन ये संपूर्ण कोर्स ज्वाइन करते हो तो 499 क्या क्या मिलेगा ये भी देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से ये कोर्स यहाँ पे देखो, राजस्थान जीके के लिए आप स्पेशल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये केवल PYQ आधारित है, टेस्ट है। इसमें 25 वर्षों के आपके संपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे, केवल जिनको जीके क्या चाहिए वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। 149 लगेंगे, 123 दिखा रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म फीस वगैरह और GST वगैरह लग के आपके 149 रुपये लगेंगे। इसके अलावा अपना ये टारगेट बैच है 499 रुपये में, इसमें सारी चीज़ें मिल रही है। इसके अलावा SST साइंस मैथ इन दोनों के 15-15 फाइनल टेस्ट हैं 149 रुपये में और L1 के हैं। इसके अलावा इन तीनों के क्या दे सकते हो आप, एक एक टेस्ट फ्री दे सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, आप देख करके देखें पहले टेस्ट। ठीक है, अब देखो अपना जो ये टारगेट बैच है इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें मैंने बताया हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, हमने खुद तैयार किए, मजा आएगा पढ़ करके। टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट, इसमें MCQ भी शामिल हो जाते हैं। हमारा ज़्यादा फोकस इसी पे रहेगा और यही प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा फुल लेंथ 15 फाइनल टेस्ट हैं, ये भी इसी के साथ में मिल जाएंगे। कुछ डाउट वीडियो क्लास भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा और NCERT और RBC पुस्तकों के संकलन से ये नोट्स तैयार किए गए। तो L1 का तो इसमें मैटर कवर होता है आपका लगभग 100 प्रश्नों का, और लेवल 2 का होता है लगभग 80 से 85 प्रश्नों का मैटर कवर हो जाता है। आप देख सकते हो कितने प्रश्न बचते हैं, वो आपको अपने पास से पढ़ना है। ठीक है, इसमें देखो ये सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सेम पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पे इसमें भी यही पूछे जाएंगे, L2 के अंदर भी। ठीक है, ये शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मनोविज्ञान, ये सारे के सारे क्या पूछे जाते हैं, सेम पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें। 499 रुपये को ज़्यादा मत लेके जाना, ये मत सोचना कि हमारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ये वाला कोर्स है। तो 499 रुपये में एक बात बताओ, आप जितने भी PYQ आप टॉपिक वाइज लेकर के आओगे कोई किताब, तो इन सभी की आप लेकर के आओगे तो कम से कम 1500 रुपये लग जाएंगे आपके, सारी लेके आओगे तब। ठीक है, ये कितने मिल रही है, 499 में। साथ में कितने, 15 फुल लेंथ टॉप जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, कोई नहीं देगा। ठीक है, कोई कोचिंग वाला नहीं देगा, आराम से आपको देने टेस्ट और आराम से आपको लगाने टॉपिक वाइज टेस्ट, हस्तलिखित नोट्स, ये सारी चीज़ें मिल रही। तो आप जरूर ज्वाइन करना, मैं आप सभी से आशा करूंगा कि जरूर ज्वाइन करोगे। कमेंट सेक्शन में अपने एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो विकास चौधरी ऑफिशियल नाम सर्च करोगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर, दोनों के लिए L1 L2 के लिए। ये मत सोचना कि भी इसमें हम मैटर कैसे देखेंगे, भी L1 का कौन सा L2 का कौन सा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, जो हम पेपर हल कर रहे थे उसको हम देख लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न आता है अपना 14 नंबर में कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो प्रजामंडल से एक प्रश्न कोई भी पेपर हो पक्का आता है, आसान प्रश्न आता है, या महाराज राज प्रमुख वगैरह पूछ लेता है, या सन पूछ आपके सॉरी प्रजामंडल में हम पूछें संस्थापक ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, में वो एकीकरण में चला गया। तो हम प्रजामंडल के अंदर ज़्यादातर संस्थापक पूछे जाते हैं, या 2 3 4 5 कांड जो हुए हैं ना प्रजामंडल के द्वारा वो पूछ लेते हैं, जो चीज़ें मुख्य मुख्य वो पूछी जाती हैं। तो इसमें पूछा है करौली राज्य की प्रजामंडल की स्थापना किसने की, 14 नंबर प्रश्न है। तो किसने की, त्रिलोक चंद माथुर ने, और ये प्रश्न आपके अनगिनत बार पूछा गया है। 15 नंबर है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है। कितनी बार पूछोगे ये प्रश्न, कितनी परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। तो पहाड़ियों से ये प्रश्न आसान सा प्रश्न है, और ये कहाँ पे है, आपकी झालावाड़ और कोटा के अंदर है। 16 नंबर प्रश्न आता है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित थे, अनगिनत बार पूछा गया है प्रश्न। तो ये कौन से थे, 16 नंबर प्रश्न में ये थे बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। इस पेपर से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कम से कम 10-15 प्रश्न आपको, ये आप पढ़ना जरूर। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है, इन 4 में से पूछा है भाई अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो 17 में कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इनके आधार पर गुरु शिखर हो जाएगा, और यही है वास्तव में। ठीक है, उसके बाद में अब देखो पहाड़ियों से 2 प्रश्न आ गए ना, ये आप गौर करना, इन चीज़ों को आप नोटिस करना, इन चीज़ों को, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रभागा पशु मेला रट लेना पूछा जाता है हर बार। 18 नंबर में कब कहाँ बढ़ता है, ये झालरापाटन में बढ़ता है, कहाँ, झालरापाटन। बिसलदेव रासो किण बहात्रो काव्य है, पूछो बिसलदेव रासो कुण लिख्यो है, किस प्रकार को काव्य यो पूछो अपन भी। एंगो काव्य जो रचना करी गई के आधार पर गई भी, प्रेम प्रसंग के आधार पर ही, या प्रकृति की व्याख्या करी गई है, या कोई भी वीर की जो व्याख्या करी गई, इस प्रकार का अपन वो प्रश्न पूछ्यो है। तो राजस्थानी अपने शामिल करे जाएंगे अंदर। तो 19 नंबर प्रश्न है, तो उत्तर क्या होगा, प्रेम काव्य है, बिसलदेव रास्य की है प्रेम काव्य।
कहेंगे जो घटना है अंदर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना था ना। सारा रिक्वेस्ट है कि मैं भी देखूं थारी तैयारी कितनी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, तो मैंने भी बढ़िया लगेगा और मैंने भी पता चला हो कि आप उत्सुकता हुई पेपर देखा और अगला और पीछे का जो कोई पेपर है मैं करवा सकूँ था। उसके बाद देखो हम आते हैं 20 नंबर प्रश्न पे कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, अनगिनत बार पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जो अपना बैच इसीलिए उपयोगी है क्योंकि पीवाईक्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टू सेम। एक भी प्रश्न मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में, हम 20वां प्रश्न कर रहे हैं, इसमें एक भी प्रश्न ऐसा है जो नया बना हो, ठीक है। तो कहाँ मनाया जाता है कजली तीज का त्यौहार, कहाँ मनाया जाएगा, तो 20 नंबर में बूंदी में मनाया जाएगा। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत गौरव पर्यटन से आ गया क्या ये, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य का क्या है। 21 नंबर प्रश्न में तो क्या मुख्य उद्देश्य है अपना, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। तो रेल से संबंधित प्रश्न है ना अपने, वो पूछे जाते हैं अपने पेपर में। मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, खनिज से आ गया क्या, उद्योगों से, खनिज से ये प्रश्न आ गया। तो मानहेरा टिब्बे का टिब्बा देश देश का प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। आसान प्रश्न। उसके बाद में महिला चित्रकारों, ये कमला और इलायची वाला जो प्रश्न है चित्रकला के अंदर बहुत बार पूछा गया प्रश्न, जरूर रट लेना आप। आ सकता है ये छपने वाला प्रश्न है, तो 23 में क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा। चित्रकला से ये प्रश्न आ गया और बहुत बार पूछा जाता है, इसको रट लेना। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी। तो ये राजवंशों से कृष्णा कुमारी वाला जो ये प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है, नया प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न को पढ़ लेना, आपका छपने वाला ये प्रश्न है दिया हुआ है। तो कहाँ की थी ये राजकुमारी, तो कृष्णा कुमारी थी उदयपुर की। और किन की वजह से ये विवाद में, कौन से दो शासक थे जिसकी वजह से इनका विवाद बना, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। उसके बाद में देखो विस्तृत व्याख्या इसलिए नहीं बताई मैंने, पहला मेरा वीडियो डाल रहा हूँ मैं इस आधार पे जिससे आपको पता चल जाए पेपर का आइडिया, ठीक है। ये प्रश्न तो मैं जो पीवाईक्यू टेस्ट वगैरह वो दे रहा हूँ ना, वहाँ पे मिल जाएंगे नोट्स में, इनकी व्याख्या भी मिल जाएगी, पढ़ लेना, आप कोई दिक्कत, पढ़ा भी होगा आपने। और आगे जो आप अगर कहोगे कमेंट सेक्शन में आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो हम जरूर आगे से और ज़्यादा करवा देंगे और समय ले लेंगे, इसलिए कम समय ले रहा हूँ क्योंकि 150 प्रश्न है और बहुत समय लग जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न आता है अपना कि कुंभलगढ़ तथा गोविंदा के मध्य की उच्च भूमि, रट लेना इस प्रश्न को, ये 3 प्रश्न बनते हैं एक साथ एक जैसे ही, ठीक है। तो उपरमाल का या बुराट का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्या कहलाती है उपरमाल, बुराट, गिरवा और उरिया। तो क्या हो जाएगा 25 में आपका बुराट का पठार। ये 3 प्रश्न है, उपरमाल से पूछा जाता है, कभी कभी बुराट से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को झार पीर के रूप में पूजा जाता है, मेरे ख्याल से सभी को पता हो, मेरे ख्याल से हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया। तो 26 में किसको जाना जाता है, गोगा जी को, जिनका संबंध कहाँ से है, चूरू, ददरेवा और उधर गोगामेड़ी, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी, किस किस को याद नहीं, ये जरूर लिखना जिसको भी याद नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन था इसका, कुंभलगढ़ का शिल्पी जो था वो था मंडन। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न अपना आता है कि आदिकाल क्या है, कि आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। आदिकाल से संबंधित जो अपनो पूछो गया कि भाई रचनाकार कौन कोनी, लेखक कौन कोनी, आदिकाल को जगह संबंध कोनी, ठीक है। 3 प्रकार का काल आदिकाल हुआ अपन पूछो है। तो 28 नंबर में की है वज्रसेन सूर्य ने, ये आदिकाल का कोनिया, बाकी सारा क्या कहा आदिकाल का। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, तो हाड़ौती बोली पूछे अपन, कठ बोली जावे राजस्थान के अंदर, तो कठ बोली जावे हाड़ौती, यो अपन बताना है। और 29 नंबर प्रश्न है, तो कठ बोली जावे या कोटा और बूंदी में बोली जावे, ठीक है, हाड़ौती प्रदेश में। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बहुत बार पूछा गया, तेरापंथ के प्रवर्तक भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर में क्या है कि ये है जैन धर्म से संबंधित है, पढ़ लेना, रट लेना इस पेपर को। पेपर में 150 प्रश्न है ना, तो इस 150 में से कम आपको 15 प्रश्न आराम से आपको पेपर में मिल जाएंगे, तो जनवरी में दोगे उसमें। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। तो देखो सेवण, दामन, करड़ ये तो पाई जाती है, लेकिन सलार घास है वो को नहीं पाई जावा। उसके बाद में प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से
कौन सा सही नहीं है? रोपवे पूछे हैं, बहुत बार रोपवे से प्रश्न पूछे जाते हैं, अपडेट भी रहना, एक दो बनते भी रहते हैं, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, तो सुंदा माता मंदिर रोपवे कितनी ही बार पूछा गया, तो कहाँ पे है? जालौर में। गलत वाला पूछा है ना 32 नंबर में, बिल्कुल सही है ये तो। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर के अंदर है, बालाजी रोपवे समोद जयपुर में है, लेकिन सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ नहीं है? सिरोही में नहीं है। कहाँ पे है ये जरूर कमेंट में लिख देना। उसके बाद में कथेतर गथरी पोथी, क्या लिखा है? कथेतर गथरी पोथी ओलियों री अखियां तारा रचनाकार कुण है, ठीक है। रचना है, इन रचना को रचनाकार अपन बताना। तो रचनाओं देखो बहुत प्रश्न पूछे जावे, आपने राजस्थानी में भी पूछी जावे तो हिंदी साहित्य में भी पूछी जावे, जो भी अपन याद करनी है, ठीक। तो 34 में की है अपने, 33 में, तो 33 में उत्तर की हो जाओगे अपने नीम नारायण जोशी की है, ठीक है। फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? बहुत बार पूछा जाता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से पढ़ लेना, जो भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ो ना उसमें ये पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न इससे छपते हैं। तो ये जैसलमेर में। वेली किशन रुक्मणी रचनाकार थे को साहित्य से काफ़ी प्रश्न आए, कम से कम 5-6 प्रश्न आए। तो इस टॉपिक को हमें वेटेज भी अच्छा है, जनसंख्या वाले को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे भी 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे भी 5-6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 35 में है वेली किशन रुक्मणी रचनाकार पूछा है, ठीक है 35 में। तो क्या हो जाएगा? सी पृथ्वीराज राठौड़। आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो भाई अपन बतानी है, हम कौन सी बोली है जो कि राजस्थान में को नहीं बोली जा, वह अपन बतानी है। तो 36 में कौन सी है? हड़ौती तो बोली जाए, वागड़ी भी बोली जाए, मेवाती भी बोली जाए, लेकिन अवधि अपने राजस्थान में को नहीं बोली जा, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। बोलियों बोली जो है उनसे अपने प्रश्न बने, 2 प्रश्न बने, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। काली मृदा जानी जाती है किस नाम से या किस प्रकार से ये जानी जाती है? तो 37 में ये रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है। मिट्टी से प्रश्न आ गया, आसान प्रश्न बना है, हार्ड नहीं बना। राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है? ये फसलों से प्रश्न आ गया, मक्के का उत्पादन पूछा तो हमें मुख्य मुख्य फसलें भी पढ़नी है। तो 38 में क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर मक्का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद में कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? सावंत सिंह से प्रश्न हर बार पूछा जाता है और आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार पूछा जाता है। तो 39 में क्या हो जाएगा? ये किशनगढ़ के शासक थे। राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब की गई? बहुत बार। तो वनों से कितना, कौन सा प्रश्न आ गया? मेरे ख्याल से तीसरा प्रश्न है। तो वन को भी अच्छे से पढ़ना, जनसंख्या को अच्छे से पढ़ना, इसके अलावा और क्या बताया? साहित्य वाला जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से पढ़ना। तो राजस्थान वन नीति कब लागू हुई? ये हुई 2010 में। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? बहुत बार पूछा गया है और मुख्य मुख्य आप याद भी करना, ठीक है। आभूषण से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो बोरला पूछा जाता है आपके सिर पे पहना जाता है, ठीक है। इस बोरले से ना, बोरला जो आभूषण है ना, इससे एक प्रश्न बनता है अच्छा सा। अगर आप बता सको, आप में से खास करके जो बहने हैं वो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि इससे अच्छा प्रश्न क्या बनता है। एक प्रश्न है जो इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बनास नदी का उद्गम पूछा है। अब नदी से दूसरा तीसरा प्रश्न आ गया, ठीक है, और आसान प्रश्न आया है। मैंने बताया ना, जिले याद नहीं करने, कौन कौन से गुजर रही है, वो कहाँ कहाँ से आ रही है, ठीक है। हमें ये याद करना उद्गम कहाँ है, समाप्त किस में हो रही है, ठीक है, कौन से बांध है, बस ये हमें ज़्यादा याद रखने हैं। तो 42 में क्या हो जाएगा? 42 में आ जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ। बरखान क्या है? बालू का स्तूप वाला प्रश्न आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो बरखान क्या है? 43 नंबर में बहुत बार पूछा गया। तो क्या है? एक रेत का टीला है, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आप जरूर बताना। उसके बाद में रखड़ी और टोटी आभूषण का दूसरा प्रश्न आ गया भाई। रखड़ी और टोटी क्या है, ये हमसे पूछेंगे 44 नंबर प्रश्न में। तो कोई भी बता देगा क्या है ये? महिलाओं के गहने हैं। आभूषण से हार्ड प्रश्न नहीं बनाना, कम ही पूछे जाते हैं हार्ड। उसके बाद में हम देखें कि 45 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? सभ्यता से पूछा गया है। सभ्यता थोड़ी सी मुश्किल रहती है हमें याद करने में, तो उनकी कोशिश करना कि एक पेज में इनकी सारी चीज़ें आप लिख पाओ। तो धूलकोट किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। मेजा बांध बनाया गया है कौन सी नदी पे? अनगिनत बार पूछा गया है, याद कर लेना, छपने वाला है कोठारी नदी पे। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, इस प्रश्न को भी याद करना, छप सकता है। तो 47 में कहा 1948 में। देखो जो टारगेट बैच जो मैंने दिया है ना, उसमें मैंने PYQ दिए हैं सभी टॉपिक के, ठीक है। नोट्स आपके 5 से 10 दिन में सारे के सारे पढ़ जाएंगे, आधे से ज़्यादा मैंने डाल दिए हैं।
वो भी पढ़ जाएंगे। PYQ भी उसमें कुछ सब्जेक्ट के मैंने डाले हैं, कुछ टॉपिक के डाले हैं, और सारे धीरे धीरे मैं सारे डाल दूंगा उसमें। जैसे जैसे नोट्स पढ़ोगे वैसे वैसे PYQ भी आ जाएंगे। टेस्ट उसमें डले हुए। ये PYQ इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेंगे, मैं देने वाला हूँ। मनोविज्ञान के भी हैं, शैक्षिक परिदृश्य के भी हैं, राजस्थान जीके के भी हैं, कंप्यूटर के भी हैं, सारी चीज़ों के आपके मिल जाएंगे। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कहाँ से की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करना। तो 1948 से। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर कौन किस प्रकार की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? तो इस गणेश्वर को आप जरूर याद करना। यहाँ पे कोई अवशेष भी है ना, वो भी आप जरूर करना कि किसके मिले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो 48 में आ जाएगा आपका ताम्रयुगीन सभ्यता। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। जाम्बो जी से संबंधित प्रश्न है, वो आप मान के चलना, कोई परीक्षा जो चुकती है जिसमें जाम्बो जी का प्रश्न ना हो। जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरूर आप याद करना। तो समराथल को किस लोक देवता के रूप में, लोक देवता स्थल के रूप में जाना जाता है? जाम्बो जी के। उसके बाद में मारवाड़ की पन्नादाय किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया। तो किसको? गोरादाय को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया। तो राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किस साल प्रस्तुत किया गया, ये हमसे पूछा है, ठीक है। बजट से संबंधित प्रश्न हो गया है। तो कब पूछा गया? ये 2012-13 का जो बजट था ना, ये जेंडर बजट है, तो बजट से संबंधित ये प्रश्न अपने आ गया। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न बना है, ठीक है, इसको आप याद करना। इसके बाद में अपना प्रश्न आता है 52 नंबर, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद कर लेना, ये अब भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1950 में। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग है ना, इसमें विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। 51 नंबर। अब क्या है कि राजस्थान जीके के जो प्रश्न थे ना, वो ज़्यादा कंप्लीट हो गए, क्योंकि 50 के समथिंग पूछे जाते हैं। इससे अब आगे क्या है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित और आगे प्रश्न आने आपके शुरू हो जाएंगे। तो लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 53 नंबर प्रश्न क्या है अपना, कि भाई जो आपका शैक्षिक अनुप्रयोग है ना, इसमें विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, हमसे पूछा है, बहुत बार प्रश्न बनता है। तो ये सरल से क्या होनी चाहिए? जटिल होनी चाहिए, ठीक है। बात यह है कि पढ़ाओगे आप किसी बच्चे को, तो पहले आप कठिन पढ़ा दोगे या सरल पढ़ाओगे? तो सरल ही पढ़ाओगे। तो सरल से क्या कर ले जाओगे आप? हार्ड की तरफ ले जाओगे, ठीक है। राजस्थान में कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसी की डेट भी पूछते हैं कि सीमा जो आपका जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ये भी पूछा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें कितने आते हैं? 4 आते हैं। और अब भूगोल अपडेट होने वाली है, ठीक है। पूर्णतः सीमांकन अभी नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से केवल घोषणा हुई है। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है। ऐसे बालक जो क्या है, क्या कहाँ से आते हैं? अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से, SC ST से, अथवा फिर सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हो, मतलब शिक्षा से जो वंचित हो, तो उन्हें किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो किस प्रकार से? तो अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह के अंदर इनको शामिल, दुर्बल वर्ग में नहीं माना जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है वो कि शरीर से हल्के हो तो दुर्बल वर्ग नहीं हो सकता। विशिष्ट पिछड़ा वर्ग भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे का समूह भी हमको इनको नहीं कह सकते, तो इनको क्या कहेंगे? अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह कहेंगे। उसके बाद में देखो अपना प्रश्न बनता है 56 नंबर। यह बनता है अपना करंट का प्रश्न बनता है कि राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित कहाँ किया गया, ये पूछा है। तो करंट का प्रश्न है, ठीक है। तो ये किया गया आपकी उदयपुर में। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, तो किस खेल से संबंधित है? तो धनंजय दर्जी का संबंध इनसे पूछा था, तो खेल का प्रश्न आ गया एक, ठीक है। और ये ऊपर क्या आया था? राजस्थान की कोई योजना का हो गया, ये मान लो घोषणा का हो गया, करंट का प्रश्न बन गया। 57 में क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित थे। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है, इंपोर्टेंट प्रश्न याद करना, भरतपुर में है, ठीक है। सरसों अनुसंधान। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर? एशिया का सबसे बड़ा। तो 59 में क्या हो जाएगा आपका? सूरतगढ़ गंगानगर। अनगिनत बार पूछा गया प्रश्न है, याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? याद करना, अच्छा प्रश्न है। तो कौन होता है? CBEO होता है। उसके बाद में 61 नंबर पर, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाले प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी, जो राजस्थान से है? प्रश्न अच्छा है, याद करना, इस बार छप सकता है।
दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी जो कहाँ से बिलोंग करती है, और राजस्थान से, तो कौन है, कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है, तो बाबा का मगरा द्वीप पूछा है, बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया है, करंट का भी नहीं तो ये जीके का भी प्रश्न बन सकता है। तो 62 में कहाँ से है, जैसमंद झील का क्या है, ये झील में स्थित है बाबा का जो मगरा द्वीप जो है वो जैसमंद झील। जैसमंद झील का प्रश्न है वो आपने देखा होगा, हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट झील है, इसके आप इफेक्ट याद जरूर करना। दिसंबर 2022 में किसी ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड दिया गया, अवार्ड से संबंधित प्रश्न है, तो डॉक्टर कृति भारती को। तो देखो जीके में है ना, आप जो करंट के कोई भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो आप एक गौर किया करो, देखो सारा करंट नहीं पढ़ा जाता, खेल से संबंधित आप कोई भी फैक्ट मत छोड़ा करो, जरूर पूछे जाएंगे। अवार्ड मत छोड़ा करो, कोई भी जरूर आपसे पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न तो ये था, जहाँ पे आपके 9 से 10 प्रश्न पूछे जाए ना, ये 2 प्रश्न आप तैयार कर सकते हो। मैक्सिमम ये ना, ये आपके 10 पेज में, 11 पेज में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और आपके कन्फर्म प्रश्न कितने आ जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, ये आप गौर करना। खेल के आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हर जगह, तो ये हो जाएंगे। 1-2 अवार्ड के पूछ लिए जाते हैं, एक तो पक्का आता है, 2 भी आ जाते हैं, तो 3-4 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। इसके अलावा युद्धाभ्यास हो गई, इसके अलावा कुछ प्रश्न जो कॉमन होते हैं वो आप करंट में पढ़ा करें, ये आप जरूर पढ़ा करें, सभी ना पढ़े जाएं। उसके बाद में निम्नांकित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये पूछा हमसे, तो ये था एथलेटिक्स में। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्य में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावक में से होने चाहिए, तो कितने सदस्य माता पिता में से होने चाहिए विद्यालय प्रबंधन समिति के अंदर, तो कितने होने चाहिए, 65 के अंदर ये हो जाएंगे आपके 3/4 सदस्य, ठीक है। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर पे आते हैं 66 पे, कि राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ कब किया गया, योजना हो गई क्या, ठीक है, मिशन निर्यातक बनो 66 नंबर प्रश्न में, तो ये हो जाएगा 29 जुलाई 2021। राजस्थान में राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया, तो ये किया गया 67 प्रश्न में 1965 के अंदर। ये स्थापना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कहाँ पे है, तो ये है आपकी उदयपुर के अंदर, अनगिनत बार पूछा गया है लोक कला मंडल कहाँ पे है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक, तो पैरालंपिक इस समय प्रश्न नहीं छोड़ने, आपके L1 के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके 3 से 4 प्रश्न खेल से पूछे जाते हैं, तो करंट में इसको ज़्यादा ध्यान में देना और एक्स्ट्रा पढ़ने से बजाय। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अनिल लखेरा द्वारा पदक जीते गए, कितने जीते गए, तो 2 पदक जीते गए। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई, योजना आपको हम अच्छे से करवा देंगे, टेंशन मत लेना, वहाँ पे भी मैं योजनाओं के जो भी प्रश्न बनेंगे ना आपके नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो जरूर बैच ज्वाइन कर लेना। तो ये 2013-14 के अंदर। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, तो कहाँ पे है, ये आपका उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था, कहाँ पे हुआ ये, तो 72 में ये हुआ आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य, तो नृत्य का प्रश्न आ गया 73 में, क्या है आपका, घूमर है। राजस्थान में अर्जुन लाल जाट ने, देखो प्रश्न खेलों से बहुत आते हैं आपके, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था अर्जुन लाल जाट ने, तो 74 में हो जाएगा नौकायन। तो आपके तो ये मान के चलो करंट से ज़्यादा प्रश्न किससे आएंगे, आपके खेल से आएंगे। सही विकल्प चुने। अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, तो क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है अधिगम, ठीक है। इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जाए, मैंने बताया ना स्थापना जरूर आपकी जो मुख्य चीज़ें हैं, तो ये कहाँ पे है, तो 76 नंबर में हो जाएगा जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान। उसके बाद में आप ध्यान करना है कि राजस्थान आरटीई अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो जो आपका 77 नंबर प्रश्न है, तो इसमें हो जाएंगे आपके 10 तो भाग हैं और 29 धाराएं, 10 भाग और 29 धाराएं जो है आपकी यहाँ पे आती हैं, ठीक है। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर है, तो कहाँ पे है, 78 नंबर में बीकानेर के अंदर है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, देखो एनईपी 2020 इस बार आपको ऐड मिलेगी, ठीक है, इससे प्रश्न भी आएंगे और आपको अच्छे से उस नोट्सों में मिल भी जाएगा, और इसको अच्छे से आप पढ़ना जरूर। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, तो कौन से आयु वर्ग के, तो 79 में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में
तक नल का पानी उपलब्ध करवाने, तो कौन से वर्ष तक उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है, तो ये 2024 तक था, करंट का प्रश्न था उस टाइम का, ये कंप्लीट होगी। अजय सिंह शेखावत से संबंधित है, फिर खेल का प्रश्न है, तो कहाँ से, भारोत्तोलन से ये संबंधित है। तो खेल के जो भी जितने भी पेज हमने अच्छे से पढ़ना है, L1 के लिए रामबाणी है, 5 से 7 प्रश्न आ जाएंगे, 5 से 7 प्रश्न ये आपके साहित्य से आ जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न जनसंख्या के आ जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न वन से आ जाएंगे, ठीक है, वन से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो आगे प्रश्न अपना कौन सा है, 82 नंबर प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए। तो 82 नंबर में क्या आता है अपना, बी, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, कहाँ, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बाद में हम आगे प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई, तो ये 83 नंबर में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जा सकते हैं, तो ये आपके कितने किए जा सकते हैं, 4 शिक्षक स्वीकृत किए जा सकते हैं। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद करना। 85 नंबर में उत्तर क्या होगा, धौलपुर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है, बहुत बार पूछा जाता है, ये जालौर जिले का शुभंकर, ठीक है, याद जरूर करना, एक ही पेज में आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये भालू है या रीछ भी इसको हम कहते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी भी हाल ही में ये प्रश्न आया, अभी किसका पेपर लगा था मेरे याद नहीं है, इसी वर्ष पेपर लगा और ये प्रश्न रिपीट हुआ था, और उस टाइम ये हुआ था कि भी ये प्रश्न कैसे आ गया, तो ये प्रश्न आ चुका है L1 के अंदर और अब दोबारा से पूछा गया था। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध 87 नंबर प्रश्न है, तो इंपोर्टेंट है, याद जरूर करना, छप सकता है ये। तो 87 में हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल से। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया है, स्थापना से संबंधित है, तो 88 नंबर में हो जाएगा 1975 में। प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 का विनिर्देशित छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, RTE अधिनियम 2009 से प्रश्न अच्छे आते हैं, ठीक है, आपको गौर से पढ़ना इसको, तो ये हो जाएगा 30:1। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, पुस्तक आ गई, करंट से संबंधित प्रश्न हो गया, ये मान सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका वुड्रो विल्सन। उसके बाद में प्रश्न आ गया आपका इंग्लिश का, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलो। क्या पूछा है, डायरेक्ट स्पीच वाला हमसे पूछा है कि इसमें बताना है आपको कि सी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये प्रश्न में 91 नंबर प्रश्न अपना, और कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, इसमें सी हो जाएगा, सी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है, इंग्लिश का प्रश्न है, 92 नंबर प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन अपना, सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये साइंस का प्रश्न है अपना 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तभी मैं समझूँ वो इंग्लिश का कैसे हो गया। तो साइंस का प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, 92 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कि गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो 93 नंबर कहाँ पे आ जाएगी आपकी, तो डी, अफ्रीका के अंदर आ जाएगी। तो देखो जो अपने टॉपिक लगे ना राजस्थान के अलावा, उनको ऊपर ऊपर से पढ़ना, मुख्य चीज पढ़ना, उनको डीप से मत पढ़ना कहीं पे भी, ठीक है। कोई ये नहीं है कि महाद्वीप में घुस जाएं आप, तो पहाड़ियों में घुस जाएं, नदियों में घुस जाएं, इस प्रकार से आपको कहीं घुसना नहीं है, ऊपर के प्रश्न पढ़ने हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है, हिंदी का प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, रचना प्रबोध आप पढ़ना, उसी से आपके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न में, तो गंगा इसमें उत्तर सही हो जाएगा। और एटलस पर्वत कहाँ पे, 93 में अफ्रीका के अंदर है। प्रश्न आया मैथ का, तो मैथ भी ज्यादा हार्ड नहीं आती है आपके, यहाँ पे एक आसान सा प्रश्न पूछा है, 395 इंटू एक्स बराबर दे रखा है, एक्स का मान पूछा है भाई, ठीक है। x बराबर 2765/395 करके आपको क्या निकालना है, उत्तर निकालना है, आसान सा प्रश्न है, कैलकुलेशन है केवल, तो उत्तर आएगा आपका 7। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयन या अनुमापन रेडॉक्स अनुपातन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री से प्रश्न है, 96 नंबर प्रश्न। तो K2Cr2O7, ठीक है। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, बहुत बार ये प्रश्न है वो पूछा जाता है, 97 नंबर प्रश्न, उत्तर क्या होगा ये भी हमें बताना है। तो 97 नंबर जो प्रश्न है इसमें होगा मुख्यमंत्री। उसके बाद में प्रश्न है 98 नंबर अपना कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो हिंदी में भी डीप हमें नहीं जाना है, निश्चित प्रश्न आ रहे हैं,
ठीक है। तो 98 में क्या होगा, अभिज्ञ जो शब्द है ये शुद्ध हो जाएगा। संलग्न आकृति में ए बी समांतर सीढ़ी हो तो x का मान हमें पूछा गया है, कोण निकालना पूछा जाएगा, पक्का आता है आपके ये प्रश्न। तो इसका उत्तर है 99 में क्या होगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा है। तो रमा हंसती, वह फुटबॉल खेल रहा है, नौकर पानी भरता है, सुधा फल खा रही है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा केवल सकर्मक क्रिया जो नहीं है वो हमसे पूछा। तो सीधा साधा कौन सा प्रश्न है, रमा हंसती है। ठीक है। मीराबाई का जन्म, मीराबाई को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 101 नंबर प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा अपना, कुर्की। 102 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर, तो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति, तो 102 में हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। और सीता खाना खाकर जब पहुंच जाएगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्रिया से संबंधित प्रश्न है, तो 103 में हो जाएगा आपकी पूर्वकालिक क्रिया। मुश्किल प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आसान प्रश्न आ रहे हैं, इस चीज पे आप गौर करना, बहुत अंदर मत जाना। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक पैसिव वॉइस से आ गया। ठीक है, ही हैड नॉट डन द वर्क, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो 104 में अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप, क्रिया भरी पड़ी है आपके। 105 में परिणार्थक क्रिया। अब जिसने क्रिया टॉपिक छोड़ दिया उसके तो हिंदी में प्रश्न गलत हुए हैं। उसके बाद में वापस आ गया अपना साइंस का प्रश्न। वायु श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है? तो किसमें, ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, CO2 प्लस जल, ये ऑप्शन सही होगा। फिर एक प्रश्न आ गया मैथ का, वापस चित्र बनाया अपने पास, दी गई आकृति में PQ समांतर आ रहा है, तो x का मान, फिर आपसे क्या पूछा गया है, कोण पूछा गया है, तो कोण आपसे जरूर पूछा जाएगा और इसमें 42 उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हमें पूछा है कि इट इज टाइम वी, ठीक है, इंग्लिश का प्रश्न है और हमसे वर्ब फॉर्म पूछे, इसमें कौन सी आएगी, तो 108 में लेफ्ट, इट्स टाइम वी लेफ्ट। उसके बाद में चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब का प्रश्न देखो, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक, एक पैसिव एक्टिव पैसिव का, एक फ्रेजल वर्ब का। 3% तो ये हो गए, 5% यहाँ पे आपके आते हैं, 2% बच्चे आपके एक वर्ब का आ जाएगा। द थिफ हेल्ड बैक द डिटेल ऑफ द रोबरी, तो क्या हो जाएगा 109 में, तो उत्तर हो जाएगा अपना 109 का ये सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 110 प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा संगठन, तो कौन करता है, ये उद्योग से संबंधित आ गया ना प्रश्न 110 नंबर प्रश्न में, तो ये करता है राजसिको को अच्छे से पढ़ना, इससे प्रश्न पक्का आता है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग, फिर साइंस का आ गया, ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। 111 में क्या होगा, नियत हो जाएगा। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या हमसे पूछे 112 में, तो ये हो जाएगी 80 के निकटतम कौन सी, 79 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 80 के आगे 81 भी तो हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें नहीं सोचना है, निकटतम पीछे वाली हमेशा लिखना होता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। फ्रेजल वर्ब, आइडियम का आ गया एक प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ गया, तो प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बश, ये हमसे पूछा गया, तो 113 में हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एन, ये प्रश्न आपका इंग्लिश का ही हो रहा है, और ठीक है, हमसे पूछा गया है प्रेजेंट इन ब्लड विच प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ डोपामाइन, हमसे पूछा गया है फ्रेजल वर्ब या आपकी आइडियम फ्रेज हो सकती है 114 में। साइंस का प्रश्न है, सॉरी मैं वही इंग्लिश में पूछा जा रहा हूँ कि रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथर्बोविन के सक्रियण को रोकता है 114 में, तो ये हो जाएगा हिपेरिन। तो देखो साइंस के अपने 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल आपका ये रहता है कि सर साइंस में पढ़ेंगे आप, तो साइंस को हमें डीप जाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो कम से कम 200-300 पेज के नोट्स या बुक आपको पढ़नी पड़ती है। उससे बचने की बजाय साइंस में आपको क्या करना है कि हल्की हल्की चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद में PYQ आपको लगा लेना है, ज़्यादा आपको ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अन्यथा तो आपका सिलेबस नहीं होगा फिर इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो। रैखिक युग्म के कोणों का योग है, तो क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म के कोणों का योग होता है 180 डिग्री प्रश्न आता है आपका। उसके बाद में 116 में आता है कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री पूछी है 116 में, तो ये हो जाएगी ग्राफ।
गणित की शिक्षण विधि है ना। आपकी कक्षा कक्ष के विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको एज ए टीचर सोचना है, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है कि शिक्षण विधियों में क्या करेंगे हम सुधार के, हम जो पढ़ा रहे हैं ना, जो चीज़ें जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उनमें क्या करेंगे हम सुधार करेंगे। 118 में इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित कर सकती है कि शासन व्यवस्था, कृषि, वनस्पति या धार्मिक स्थान। तो मानव की जो सामाजिक परिस्थिति है ना, कौन सी परिस्थिति से है जो मानव जीवन को क्या करते प्रभावित कर दे, तो 118 में हो जाएगा कि शासन व्यवस्था प्रभावित कर सकती है। उसके बाद में हमें बताना है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, कि मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। इस प्रकार से प्रश्न आए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 119 में, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसमें क्या पूछा गया कि सही विकल्प पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना योगात्मक मूल्यांकन के बारे में सही बैठेगा। 120 में चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहते हैं। 120 में क्या कहेंगे, फ्लालेन बोर्ड कहेंगे। एक चीज और गौर करना, आप ये पेपर देने से पहले ना, पिछली बार की बात है, तो बहुत सारे शिक्षक साथी बता रहे थे कि भाई आप 120 से ज़्यादा प्रश्न है वो सही करने पड़ेंगे, 110 से तो ज़्यादा कम से कम सही करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। तो मैंने एग्जाम से 15 दिन पहले वीडियो डाला, उसमें मैंने ये बताया कि जिस भी बच्चे के 100 के करीब प्रश्न पूछे तो वो प्रश्नों को आगे ध्यान से करना, जो प्रश्न नहीं आए या तुक्का मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और कट ऑफ का आलम ये रहा, आप सभी ने देखा, ये प्रश्न को वो पेपर को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि वो हो कहाँ से पेपर बन के आ गया, ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत पीछे के प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो इसमें हुआ क्या, अभी मेरिट वही चल रही है 95, 96, 94, इस चीज़ से आप गौर किया करें। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। भी कोई भी परीक्षा सभी प्रश्न क्या हो एक स्तर के हो तो किस गुण का अभाव रहेगा, ये हमसे पूछा है 121 में। तो किसका, विभेदकारिता का। देखो वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इसमें लग ही लग रहा है कि भी अलग नहीं है, विभेद नहीं है, उनमें एक ही जैसे हैं। स्पीच मस्ट प्रेसिज, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 122 नंबर में, तो ये होगा अपना रीडिंग राइटिंग, ठीक है। इंग्लिश की आगे क्या, ये शिक्षण विधि। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक होता है, तो 123 में कौन सा सहायक होगा आपका, निदानात्मक परीक्षण। निम्न में से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो 124 में क्या हो जाएगा आपका, सौर मंडल। डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है, डेक्रोली विधि, तो 125 में कौन सी होती है, मानसिक विकार मंदबुद्धि विद्यार्थी, ठीक है। उसके बाद में आपके प्रश्न आता है 126 नंबर। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है, ये हमसे पूछा गया। तो 126 में क्या हो जाएगा, सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक। उसके बाद में इनमें से कौन सा कागज फ्लेनन बोर्ड के पीछे चिपकाया था, ये ऊपर भी आया ना, तो 127 में हो जाएगा आपका रेगमाल कागज। उसके बाद में इंग्लिश की शिक्षण विधि, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज, तो 128 में क्या हो जाएगा आपका, लोअर सेकेंडरी स्टेज में, तो ये हो जाएगा 128 के अंदर आपका ए ऑप्शन, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड, बहुत सारी भाषाओं के आधार पे। विच वन इज द एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT से संबंधित ये प्रश्न आया, CLT का टॉपिक का प्रश्न आया है, तो 129 में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, इट डेवलप द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है 130 नंबर कि एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधनात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषता की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषता से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग हो रहा है, तो 130 में क्या हो जाएगा, उत्तर क्या होगा, ए बिंदु विधि का। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषय के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाएगा 131 में,
जेरोम ब्रूनर को। उसके बाद में 132 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है, 132 में। तो 132 में हो जाएगा आपका, रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तो देखो व्याख्या भी ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में कौन सी विधि असंगत है, तो 133 में क्या हो जाएगा, दवनी सामीप विधि। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसहायक सामग्री नहीं है, तो 134 में एपिडोस्कोप नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश की शिक्षण विधि है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्टेन टेस्ट, तो क्या हो जाएगा इसमें 135 के अंदर ये ब्रेविटी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 136 में, तो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हो कि निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का आगे नहीं है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षण विधियों का थोड़ा इंग्लिश में देखना, जल्दी याद होंगी। ठीक है, रिधिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है, तो किस प्रकार का, 137 में ये प्रतिगमन। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है, तो 138 में 25। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है फुल फॉर्म, आईईपी की हमें पूछी है, फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आ जाएगा इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, सी ऑप्शन सी होगा। 140 में व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यात किया है। ठीक है, तो 140 में हो जाएगा केटल के अनुसार। ये प्रश्न थोड़े से क्या रहते हैं, मुश्किल रहते हैं, तो इनके पीछे मत भागना। निम्न में से कौन सा जुड़ा गलत है 141 के अंदर, तो कोलर चिंपैंजी बिल्कुल सही है, स्किनर चूहा, थॉर्नडॉय की बिल्ली, पावलाव का क्या है, कुत्ता ना कि कबूतर। 142 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सकारात्मक विज्ञान की सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये क्या हो जाएगा गलत। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद करना आप। बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है, 143 में क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों को आप भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है, तो 144 में क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं, तो 145 में गॉर्डन मर्फी के अनुसार। लुमी या LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ठीक है, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर है 146 में, तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में प्रश्न आता है कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, 147 में। शॉर्टकट जरूर पढ़ना है कंप्यूटर के अंदर, तो 147 में सबस्क्रिप्ट के लिए काम में लिया जाता है। रेडियो तरंग के संचार के उदाहरण है, तो बेतार, निर्देशित, केबल, बस कनेक्शन या वायर्ड, तो हो जाएगा आपका बेतार। उसके बाद में जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है किस प्रकार का, तो ये होता है एक शब्द तालिका में रखा गया। पुस्तकालय में डिजिटल रूप में रखना, पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, 150 में क्या हो जाएगा, डिजिटल पुस्तकालय कहलाएगा। तो ये थर्ड ग्रेड लेवल 1 का पेपर है जो पिछली परीक्षा के अंदर पूछा गया है। ठीक है, 10 से 15 कम से कम प्रश्न आपके रिपीट होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस पेपर को अच्छे से पढ़ना। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे। जितने भी आपके पीछे 2011-10 तक जो भी प्रश्न पूछे गए, पेपर पूछे गए, सभी को मैं आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूं और भी अच्छा हम बेहतर करेंगे। अपना जो टारगेट बैच है आप उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, PYQ टेस्ट मिल रहे हैं। PYQ टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, आपने इस पेपर को देखा होगा पूरा, जिसने साथी ने देखा है, तो PYQ इसमें पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको उपलब्ध मिल रहे हैं, तो आप सभी के सभी ज्वाइन करके और हमसे एप्लीकेशन से जरूर जुड़े। कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी दिया, इसको भी आप ज्वाइन करें। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना और लाइक जरूर कर देना और सभी के साथियों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद।